जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अर्जमंद रज़ा और ये एक शॉर्ट कोर्स है, क्रश कोर्स है साइकोलॉजी 502 का। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि साइकोलॉजी 502 के जो ना वो लेक्चर्स बना दूँ मैं पिछले 3-4 सालों से साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो कोशिश करूँगी कि आपको आसानी से अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो जब हम देखते हैं साइकोलॉजी 502 के फर्स्ट लेक्चर में तो उन्होंने बेसिकली डिटेल्स बताई हैं कि किस में कितने मार्क्स होंगे, क्या होगा और इस कोर्स की डिटेल्स क्या हैं, कितने टॉपिक्स होंगे उसमें। उसके बाद उन्होंने जो है ना बुक्स के नाम बताए हैं, जिसमें जो है ना वो शुल्स एंड शुल्स की बुक्स हैं और उनकी अपनी एक किताब है हाशिर हाशमी की, नफ्सियात का इर्तिक़ा। और उसके अलावा एक रफ़ीक जाफ़र की बुक है नफ्सियात का इर्तिक़ा, वो बताई है। फिर उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया लेक्चर नंबर 1 में पहले बारे में ही उन्होंने बताया कि 5th से लेकर 12th सेंचुरी तक जो है ना जो साइकोलॉजिस्ट थे वो किस हिसाब से जो है ना वो थे और उनका बिहेवियर कैसा था, उनकी थॉट्स कैसी थी। और उस एरिया को जो है ना वो हम रेनेसेंस कहा जाता है, मतलब रीबर्थ ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और उनको फिलोसफर्स कहा जाता था, उनको साइकोलॉजिस्ट नहीं कहा जाता था। फिर उसके बाद वो लेके चले हैं 18th टू 19th सेंचुरी तक, जिसको वो रिफ्लेक्सिव साइकोलॉजी कहते हैं और ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और फिर उसके बाद जो ना जो एरा था उसको वो 20th सेंचुरी के बाद उसको उसमें हम लेकर आते हैं बिहेवियरिज्म और न्यू बिहेवियरिज्म को लेकर आते हैं। और फिर उसको कनेक्ट करते हैं हम एंशियंट साइकोलॉजी से और एंशियंट फिलोसफी से। फिर उसके बाद उन्होंने ओवरव्यू दिया है कि एग्ज़ाम्स का, कि एग्ज़ाम्स किस हिसाब से होंगे। फिर उसके अलावा उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि गेस्टाल्ट स्कूल जो था उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी और कार्ल यंग कौन था। और जो फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में जो एंटी साइकेट्री मूवमेंट है कि वो ड्रग्स ना दी जाए मेंटल डिसऑर्डर्स पे और उसको जो है ना वो थेरेपीज़ के ज़रिए ट्रीट किया जाए, उसके बारे में जो है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने बताया। और साथ साथ ये भी बताया हाशिर हाशमी ने कि 20th सेंचुरी के बाद और 21st सेंचुरी में जो अफ्रीका में और जो एशिया में काम हुआ है, जिसको आत्मा और वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। जो प्रॉपर डेफिनेशन मिलती है वो आपको, वैसे तो आप पहले भी कोर्सेज में आप कर चुके होंगे, बैचलर्स के कोर्सेज में भी आपने कंप्लीट किया होगा कि साइकोलॉजी के मीनिंग क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दोबारा से एक्सप्लेन किया छोटे से मायनों में कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल और माइंड एंड बॉडी। और फिर उसके बाद उन्होंने माइंड को जो उन्होंने सोल से एफिलिएट किया है। ये कहा है कि ये जो माइंड है, माइंड मीन सोल। उसका रीज़न उन्होंने दिया है क्योंकि वो एंशियंट जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने जो ना वो माइंड को सोल के उसमें फॉर्म में लिया है। फिर उसके बाद रीज़न क्या था, क्योंकि वो कहते थे उनका मानना ये था कि जब इंसान सोता है तो उसके बदन से जो है ना रूह निकल जाती है, सोल निकल जाती है और वो घूम घाम के सारे काम कर कर आके वापस आती है। जो वो काम कर रही होती है, जो भी वो काम कर रही होती है, उसको वो ड्रीम वर्क, फेंटिंग स्पेल्स और फिर मैजिक्स और ये सारी चीज़ों में उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद एक और फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं एनिमिज्म। और ये बेजान चीज़ों के अंदर जानदार चीज़ों की हरकत को ढूंढने को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि दौड़ता हुआ रिवर, मतलब भागता हुआ, और ठाटे मारता हुआ, गुस्सा करता हुआ समंदर। तो ये गुस्सा करना क्योंकि एक इंसानी खसलत है, बेजान चीज़ जो गुस्सा नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद उसके बारे में उन्होंने उस सारे फिनोमेना को जो जानदार चीज़ों में होती हैं, वो सारे बिहेवियर्स, वो सारे इमोशंस जो जानदार में होते हैं, जो इंसान में होते हैं, उसको उन्होंने बेजान चीज़ों के साथ जो है ना वो अटैच किया है। और फिर उसके बाद जो है वो इंडो पाक की हिस्ट्री थोड़ी सी, कि जिसमें वो जो ना वो हर इस चीज़ को, मेंटल डिसऑर्डर को वो कह देते थे कि जी मैजिक है और इसमें मैजिक किया है और कुछ भी इस तरह का होता था तो उसको इसी बारे में कहा जाता था। उसके अलावा ये कॉन्शियसनेस का जो टॉपिक है, ये कॉन्शियसनेस जो है वो रिलेटेड टू ब्रेन है। ये यूरोपियंस में भी मिलता है, एंशियंट यूरोपियंस में, और ग्रीक में इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। फिर उसके मैंने यहाँ पे जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो मुझे जो ना वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको भेज दूँगी। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं लेक्चर 1 में, दैट इज़ एनिमिज्म, जिसमें से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो सेकंड चीज़ आ सकती है वो कॉन्शियसनेस इज नाउ नॉट फाउंड इन द हार्ट।
ये जो चीज़ थी ये आई सबसे पहले, क्योंकि शुरू में ये कहते थे, ग्रीक फिलोसफर्स ये कहते थे कि नहीं जी कॉन्शियसनेस जो है वो दिल में होती है, लेकिन अब जो ये कहते हैं कि नहीं कॉन्शियसनेस जो है वो दिल में नहीं होती, वो दिमाग से होती है। ये ज़रा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मौजूद है, आपको फर्स्ट लेक्चर में मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात चीज़ कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल लेबर एंड मेंटल लेबर, वो लोग ये समझते थे कि जी मेंटल लेबर जो है वो फिजिकल लेबर से ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा काम का होता है। आज भी एशियन कंट्रीज़ में यही समझा जाता है, काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी यही समझा जाता है कि जी मेंटल लेबर जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा टफ होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल लेबर। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे फिजिकल लेबर को और मेंटल लेबर को दोनों को सेम सैलरीज मिलती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ मिलती है इसी टॉपिक में, दैट इज़ आइडियलिज्म एंड मटेरियलिज्म, कि जो इल्यूजन है दुनिया का कि दुनिया क्या है वो आइडियलिज्म है, और ये दुनिया जिस मटेरियल से बनी हुई है दैट्स मटेरियलिज्म। फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में बयान की, दैट इज़ सोल इज़ प्योर, कि अगर हम सोल को फिक्स कर लेते हैं, सोल को सही कर देते हैं, तो हम सारी चीज़ों को सही कर देते हैं, और अगर सोल सही नहीं होती तो कोई चीज़ सही नहीं होती, और सोल ही है जो सही और गलत का डिफरेंस बताती है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा हम दूसरे लेक्चर की तरफ जाते हैं। दूसरे लेक्चर में उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि इंसान जो बना हुआ है वो 3 एलिमेंट से बना हुआ है, जो हैं वाटर, एयर एंड फायर, आग, मिट्टी और हवा, और इसमें उन्होंने पानी का एलिमेंट ऐड नहीं किया। ठीक है, और ये कहते थे ग्रीक फिलोसफर्स की ये 3 चीज़ें हैं जो इंसान को बनाने में मदद देती हैं। और फिर इन 3 चीज़ों के बाद उन्होंने इन 3 चीज़ों का फिनोमेना बयान किया है। जो मेन चीज़ है इन्फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बयान किया है कि इन्फ्लक्स क्या होता है। अगर आपको छोटे उसमें मैंने लिखा है कि इन्फ्लक्स इज़ एन अराइवल ऑफ एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई थी और एक इन्फ्लक्स हो गया था इनमें, और इसके बाद जो ना ये जो एरा था जिसमें ग्रीक फिलोसफर्स का काफ़ी सारा इन्फ्लक्स था, मौजूद था, और नई नई चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट आया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सोक्रेटिस, सुकरात के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो सुकरात क्या है? सुकरात और सोक्रेटिस बहुत मशहूर फिलोसफर था, और अब उसको हम साइकोलॉजिस्ट के नाम पे भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली उसको जो ना फिलोसफर के नाम से जाना जाता है, जो 469 BC में पैदा हुआ और 399 BC में जिसकी डेथ हुई। ये तो हमारे जहनों में हो गई कॉन्सेप्ट कि ये कितना दूर का डिस्टेंस है, मतलब हज़रत ईसा की विलादत से 469 साल पहले पैदा हुआ और उनकी विलादत से 399 साल पहले मर गया। अच्छा, अब उसकी कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंस हैं, और ये सब जानते हैं कि वो मरा कैसे था। सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया था, क्योंकि उसको कहा था कि जो है ना, या तो आप अपने जो ना वो थॉट्स को छोड़ दीजिए, जो आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये जो आप प्रीचिंग करते हैं और जवानों को जो कुछ सिखा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, या फिर ये जहर का प्याला पी ले। तो उसने जहर के प्याले को पीना कबूल किया, ना कि वो सारी चीज़ों को जो ना छोड़ने के। जबकि प्लेटो ने कई दफ़ा कहा भी कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, जो कि उसका स्टूडेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जहर का प्याला पीना ज़्यादा सही समझा और अपनी राह से नहीं हटा। अच्छा, उसके अलावा उसके 5 अहम पॉइंट हैं जो हम आज पढ़ते हैं, और आज तक जो है ना वो हम बार बार जो है ना उसकी कामयाबी जिसको कहते हैं हम गिनवाते हैं। उसमें से पहला पॉइंट ये था कि नॉलेज एंड ट्रुथ रिसाइड्स इन द माइंड एंड वन हैज़ टू लुक फॉर एंड फाइंड इट देयर। कि जितनी तालीम होती है, जो कुछ भी होता है, जो नॉलेज है वो आपके अंदर होती है, आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा, बाहर नहीं देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो इसका माना जाता है वो अवेयरनेस, जो है क्रिएट वर्च्यू, के अवेयरनेस जो है ना, आपकी आगाही जो है वो आपकी अपनी आगाही आपके किरदार को अच्छा करने में मदद देती है। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस है कि खुशी जो है वो आपके अंदर होती है, खुशी बाहर नहीं होती। बहुत सारी दफ़ा आपके पास बहुत कुछ होता है और आप खुश नहीं होते, लेकिन बहुत सारी दफ़ा आपके पास कुछ नहीं होता फिर भी आप बहुत खुश होते हो। इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर कोई चीज़ चोरी करके या गलत तरीक़े से हासिल की जाएगी तो उसमें खुशी नहीं होगी, जबकि वही चीज़ सेम चीज़ अगर जो ना मेहनत से, ऑनेस्टी से हासिल की जाएगी तो उसमें ज़्यादा खुशी होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी। देखिए, to Socrates, stealing is not happiness, but the satisfaction gained through acquiring
बाय ऑनेस्ट मीन्स इज़ हैप्पीनेस। तो वो ऑनेस्ट मीन्स से जो चीज़ मिलेगी वो ही हैप्पीनेस कहलाई जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद उसने जो चौथा कॉन्सेप्ट दिया वो उसने कहा कि ही रिगार्डेड सोल, और उसको सोल को उसने क्या कहा, साइक। साइक इज इन ग्रीक वर्ड में, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि साइक द वर्ड है, ये जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का है, तो वो साइक जो ग्रीक का वर्ड है जिसके मायने हैं सोल। और ये ही सोल जो है ये हमें मदद करती है डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। अच्छा, पांचवी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका वो ये है कि इसकी मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज तक हम ये चाहते हैं कि हर स्कूल में हो। और इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके मेथड ऑफ टीचिंग जो था वो डायलॉग बेस्ड था इंस्टेड ऑफ मोनोलॉग, मतलब एक बंदा लेक्चर दे रहा है और दे के चला जाता है, इस तरीके से नहीं था। और ये हमेशा जो ना वो कोशिश करता था कि सवाल किए जाएं और बातचीत की जाए, और बातचीत करने को ही ये इम्पोर्टेंट समझता था कि डायलॉग होगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए आप इसको इसमें नज़र भी आ जाएगा। इट इज़ कॉल्ड द सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग, जो आज तक चल रहा है और आज तक द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो माना जाता है वो सोक्रेटिस का माना जाता है, और हम भी इसी पे अमल करते हैं। और आज भी अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होता है तो वो अपनी टीचर के बारे में जब बता रहा होता है कि वो हमारे टीचर ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, तो जब उसका लुब्बे लुबाब निकल के आता तो ये पता चलता है कि जी वो जो टीचर थे वो सोक्रेटिस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले थे। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है प्लेटो के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अफलातून भी जिसे कहा जाता है, और वो कब पैदा हुआ, 427 बीसी में पैदा हुआ, और मरा कब, 347। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जूं जूं हज़रत ईसा की पैदाइश करीब आती जा रही है ये नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, और प्लेटो जो था वो भी सोक्रेटिस के जो ना वो स्कूल ऑफ थॉट का मानने वाला था, और उसने कुछ चीज़ें अहम जो थी वो बताई, जिसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। जिसमें से पहली चीज़ तो ये कि नॉलेज इज इनसाइट, जो सोक्रेटिस ने भी कहा था, सुकरात ने भी कहा था कि आउटवर्डली ऑब्जर्वेशन इज डिस्करेज्ड, और इस मेथड को कि अंदर अपने अंदर झांकने के मेथड को हम कहते हैं इंट्रोसेप्टिव मेथड। तो इंट्रोसेप्टिव मेथड, मेरी जो ना टंग ट्विस्ट हो गई, सॉरी। तो वो इस मेथड को जो ना ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा मेथड होता है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। फिर दूसरी चीज़ जो उन्होंने एक्सप्लेन की वो आइडियलिस्ट फिलोसफर क्या होता है, और क्योंकि आइडियलिस्ट फिलोसफर इनको कहा जाता है प्लेटो को, और क्यों कहा जाता है आइडियलिस्ट फिलोसफर, क्योंकि ये जो ना वो हर चीज़ को ही बिलीव्ड इन सुपरमेसी ऑफ आइडियाज़, कि मतलब आइडिया ही सब कुछ है। और उन्होंने कहा कि बाहर से जो चीज़ें जो हमें मिलती हैं ना, वो एम्पिरिसिज्म जिसे कहा जाता है, और जो ऑब्जर्वेशन से जो फैक्ट्स हम हासिल करते हैं वो कुछ भी नहीं होते, सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ जो है वो आइडिया है। तो इस वजह से हम इनको जो कहा जाता है वो आइडियलिस्ट फिलोसफर भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि आइडियलिस्ट फिलोसफर किसको कहा जाता है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि प्लेटो जो था वो आइडियलिस्ट फिलोसफर था। फिर उसके बाद उसने जो है ना वो चंद चीज़ें और बयान की, जिसमें आपको मिलेगा पर्सनालिटी। उसने कहा कि पर्सनालिटी जो है ना वो 3 चीज़ों से मिलके बनती है, जिसको पहली चीज़ हम कहते हैं एपेटाइट, दूसरी चीज़ इंटेलेक्ट, और तीसरी चीज़ ड्राइव या विल। अच्छा, इसको आसान अल्फाज में हम एड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ए फॉर एपेटाइट, आई फॉर इंटेलेक्ट, और डी फॉर ड्राइव। ये वो वाला एड्स नहीं है, ये एड है। तो एड, तो पर्सनालिटी जो है वो इन 3 चीज़ों से मिलके बनती है। और फिर उसने एक्सप्लेन किया कि सोल जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनती है, दैट इज़ रीज़न, एपेटाइट एंड पैशन, जिसको हम RAP रैप कहते हैं। ये आसान अल्फाज में जो ना मैंने लिखने की कोशिश की है। तो एपेटाइट आपको समझ में आ गया होगा, एपेटाइट क्या है, भूख की एपेटाइट है, और हमारी फिजिकल बॉडी की भी एपेटाइट्स होती हैं, और हमारे कॉन्शियसनेस और साइकोलॉजिकल बॉडी की भी जो है वो एपेटाइट होती है, और सोल की भी एपेटाइट्स होती हैं। तो इस वजह से इन दोनों चीज़ों को उसने एक्सप्लेन किया। फिर इंटेलेक्ट क्या होती है, उस चीज़ की तरफ जाने के लिए हमारी ड्राइव क्या होती है, मोटिव्स क्या होते हैं, ये उसने एक्सप्लेन किया। अच्छा, ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता। हाँ, ये पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल कि एपेटाइट, इंटेलेक्ट और ड्राइव या विल ये किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए पर्सनालिटी का वो है।
पार्ट है जो प्लेटो ने एक्सप्लेन किया, या फिर ये पता होना चाहिए कि जी ये सोल का पार्ट क्या है, रीज़न, एपेटाइट एंड पैशन। और फिर उसके बाद एक और चीज़ कि इसने जो पहला स्कूल और पहली यूनिवर्सिटी कायम की थी, जिसको हम अकेडमी कहते हैं। आज तो सब हर चीज़ को अकेडमी कहा जाता है, लेकिन इसने जो चीज़ जो यूनिवर्सिटी पहली बनाई उसका नाम अकेडमी था। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ तक के जो ना वो हैंड्स आउट कंप्लीट हो गए हैं। उसके अलावा वो फ्रॉइड के बारे में उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया लेक्चर नंबर 2 में कि लेक्चर फ्रॉइड ने जो भी 3 चीज़ें बताई थी जो कि बहुत मिलती जुलती हैं प्लेटो से भी और सोक्रेटिस से भी, जो कि फॉर एग्जांपल आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, और बस यही सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो बयान की गई। होप आपको ये दोनों लेक्चर समझ में आए होंगे और आसान लगे होंगे, इतना मुश्किल नहीं है, और इजी अल्फाज में, क्योंकि 2 घंटे आप, मुझे पता है आप सब लोग जो है ना वो काम करते हैं, 2 घंटे आप लोगों के पास मौजूद नहीं होते। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई चैनल। और अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे हैंड्स आउट चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।